Good evening, students. Today, here we present a most important topic, UNO. UNO, बेटा जी, क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? किस उद्देश्य के साथ, किस मोटिव के साथ इसे स्टेबलाइज किया गया? और जितने एक्स्ट्रा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि WTO, ILO, IMF, यूनिसेफ, यूनेस्को इत्यादि, ये काम कैसे करते हैं? इनका मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम डिबेट करेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ। क्लास 12th के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल उन पर डिबेट हो, उसके साथ साथ कुछ डीपली इवेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करने में हुए थे, उन सभी इवेंट्स को साथ के साथ डिबेट करेंगे। आप सभी इवेंट्स, सभी चीजें नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर आपके सामने सभी तस्वीरें होंगी, सभी लोगो स्लोगन होंगे, वो सभी आप याद करते हुए चलेंगे। बेटा जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि यूएनओ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन सभी राज्यों का, उन सभी देशों का एक समूह है जिसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं और कुछ उद्देश्य है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संसार में उपस्थित सभी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जो यूएनओ को मंच बना करके सभी देशों के साथ साझा करके उन समस्याओं से जो है, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। बेटा जी, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो किसी एक राष्ट्र के द्वारा रोक पाना संभव नहीं है, तो ऐसी समस्याओं का जो निस्तारण है, जो सोल्यूशन है, वो सभी राष्ट्र मिलकर के करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और बेटा जी जैसे कि आपको पता है तापमान में वृद्धि हो रही है, जो समुद्र जल स्तर है वह वृद्धि कर रहा है, और स्पेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे अंतर्राष्ट्रीय कचरा है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका जो सोल्यूशन है, जो निर्धारण है, वो सभी राष्ट्र मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर का आतंकवादी घटनाएं हैं वो भी किसी एक देश के द्वारा सोल्व नहीं होती है, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श उन सभी देश मिलकर के करते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अगर हम किसी एक छोटे पॉइंट में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो देशों के बीच होने वाले युद्ध को रोकता है, उनके बीच शांति स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि की जा सकती है, जो शिक्षा संबंधित, सांस्कृतिक संबंधित, सामाजिक या राजनीतिक संबंधित जो समस्याएं हैं किसी देश के नागरिकों की, उन समस्याओं को सोल्व किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं जो कि पूरे दुनिया में, मतलब कि जितने भी देश हैं उन सब की धरोहर है, उन सबसे संबंधित उनकी सिक्योरिटी को लेकर के जो चीजें हैं, जो एक्टिविटी है, वो सभी देश मिलकर के करते हैं। परमाणु हथियार या इंटरनेशनल ट्रेड, भाई किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री का कोई मतलब कि शोषण तो नहीं हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सभी जो मोटिव्स है, ये सभी जो उद्देश्य है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य है। स्टूडेंट्स, अगर हम यूएनओ के स्टेबलाइज जो बेस था, जो आधार रहा, वो क्या रहा, इसके ऊपर अगर डिबेट करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 टू 18 के बीच फाइट हुआ, 1914 से 18 के बीच ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जनधन हानि हुई, नगर अस्त व्यस्त हुए, जो देशों का एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूर्ण से असफल हुआ, और बहुत सारे देश लगभग नेगेटिवली इफेक्ट हुए। इस युद्ध को रोकने के लिए तथा भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, ऐसे प्रयास के साथ लीग ऑफ नेशन को स्टेबलाइज किया गया 1920 में। लीग ऑफ नेशन को स्टेबलाइज करने में यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस, इन तीन देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को स्टेबलाइज करने का जो उद्देश्य था कि भविष्य में दोबारा कोई ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सका, और 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके बाद लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ को स्टेबलाइज किया गया। अगर यूएनओ के स्टेबलाइजमेंट की टाइमलाइन पर हम एक नजर डालें तो तस्वीर में बेटा जी आपको दिखाई दे रहा है, अगस्त अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और
ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, विंस्टन चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद जनवरी 1942 में, क्योंकि जो मतलब के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया दो ध्रुवों में डिवाइड हो चुकी थी, एक एलाइड ग्रुप था और दूसरा सेंट्रल पावर। जनवरी 1942 में जो एलाइड पावर के 26 कंट्री थे, उन्होंने अटलांटिक चार्टर पर सिग्नेचर किए और यूएनओ को स्टेबलाइज करने की घोषणा की। फरवरी 1945 में दुनिया के 3 बड़े नेता स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट, इन तीनों ने यूएनओ के एक प्रथम सेशन की अगर हम बात करें, उसे स्टेबलाइज करने की घोषणा की। अप्रैल मई 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को, जहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन को स्टेबलाइज किया गया, क्योंकि यह संगठन अभी कुछ ही देशों के बीच था और इसकी आधारशिला भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि मजबूत नहीं। 26 जून 1945 में, देख रहे होंगे आप बेटा जी, 26 जून 1945 में 50 कंट्री ने इस पर सिग्नेचर किए और पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों की सहमति से 51 कंट्री जो है अग्री हुए, उनकी सहमति से बेटा जी यूएनओ को स्टेबलाइज किया गया। अगर हम यूएनओ के ऑर्गन्स की बात करें, इसके जो मुख्य अंग हैं उनकी बात करें, तो बेटा जी यूएनओ में 6 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला है बेटा जिसमें आम सभा, आप कह सकते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबलीज मेंबर इज 193। प्रेजेंट टाइम में जो यूएनओ है, इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। और जो आम सभा है, आम सभा में प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक देश का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक सभा में प्रत्येक देश अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। अगला पॉइंट है कि जो मतलब कि इसका जो सेशन होता है, यूएनओ का जो सेशन होता है, वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, आप कह सकते हैं कि सितंबर माह का जो 3rd वीक होता है, उसका जो ट्यूसडे है, उससे शुरू होता है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है। महासभा का या जनरल असेंबली जिसे आप कह सकते हैं, का जो मेन कार्य होता है, वो कार्य होता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके साथ मिलके संगठन में नए देशों को ऐड करना और पुराने देशों को जो है बेटे जी निष्कासित करना, इस तरह की गतिविधियां। संबंधित देशों को अगर बजट की आवश्यकता है तो उस बजट को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो और इसके साथ साथ जो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो डिसीजन है पेंडिंग में है, उन सब पर विचार विमर्श करना, ये सभी कार्य जनरल असेंबली के द्वारा प्रत्येक सेशन में पूर्ण किए जाते हैं। जनरल असेंबली के कंपैरिजन में सिक्योरिटी काउंसिल ज्यादा पावरफुल है। किसी भी पॉलिटिकल जो मुद्दा होता है, पॉलिटिकल इश्यू होता है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और सिक्योरिटी काउंसिल को जो जनरल असेंबली है उसका इन्फोर्समेंट विंग भी कहा जाता है, कार्यपालिका संघ भी कहा जाता है। अगर आप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की अगर आप बात करते हैं, तो बेटे जी प्रेजेंट में इसमें 5 परमानेंट मेंबर है और इसमें 10 नॉन परमानेंट टेम्परेरी, आप कह सकते हैं टेम्परेरी मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर में रूस, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड और यूएसए है। जब काउंसिल के जो मूल सदस्य थे, जो प्रारंभिक सदस्य थे, उनकी संख्या बेटे जी 11 थी। इसमें 5 परमानेंट मेंबर थे और 6 टेम्परेरी मेंबर थे। 1965 में डिसीजन लिया गया कि एशिया और अफ्रीका से 5 मेंबर लिए जाएं और 1 मेंबर पूर्वी यूरोप से, 2 मेंबर पश्चिमी यूरोप से, 2 लतीन अमेरिका से। इस प्रकार जो जनरल असेंबली की पार्ट है, मतलब कि सेकंड नंबर आप कह सकते हैं, यूएनओ का सेकंड नंबर है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके सदस्यों की जो मतलब कि अस्थायी सदस्य है, टेम्परेरी मेंबर है, उनकी संख्या बेटा जी बढ़ा करके 10 कर दी गई। यूएनओ के जो आर्टिकल है, चार्टर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सिक्योरिटी काउंसिल की होगी, किसी भी स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में।
दूसरी बात ये बेटे जी, जो आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब एक निषेध अधिकार शक्ति होती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो स्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, किसी भी डिसीजन पे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। बेटा जी, वीटो पावर का जो इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर किसी डिसीजन पे 4 जो परमानेंट मेंबर है उन्होंने सपोर्ट किया किसी डिसीजन को, लेकिन 5वां कोई भी कंट्री जो परमानेंट मेंबर है उसे एग्रीमेंट को या डिसीजन को प्रमोट नहीं करता है, एग्री नहीं है, तो वो वीटो पावर के माध्यम से उस डिसीजन को रोक सकता है। अगर किसी डिसीजन पर 5 राष्ट्र जो कि स्थायी मेंबर है वे अगर एग्री होते हैं तो उसे संपूर्ण वर्ल्ड पर आप कह सकते हैं लागू किया जा सकता है। देश की जिम्मेवारी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके द्वारा जनता के हित में लिए गए जो नियम है, कानून है, एक्टिविटी है, उन सबको एक्सेप्ट करें। सिक्योरिटी काउंसिल के अगर टेम्परेरी मेंबर्स की आप बात करो, प्रेजेंट में बेटे जिनकी संख्या 10 है, भारत भी अस्थायी सदस्यों की सूची में है। और अस्थायी सदस्य जो है बेटे जी, इनका 2 वर्षों के बाद चुनाव, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव किया जाता है। क्योंकि चार्टर में दिया गया है कि किसी भी कंट्री का चुनाव जो अस्थायी है दोबारा एट ए टाइम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। इसीलिए भारत अनेकों बार जो है स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का चुना गया है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गन है उसका नाम है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद। बेटा जी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंट्री है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश है, उन सभी देशों में सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना। यूनेस्को का व्हाट इज यूनेस्को, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे कब स्टेबलाइज किया गया? तो यूनेस्को इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ। द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज स्टेबलाइज्ड 4 नवंबर 1946 and the headquarter of UNESCO is in Paris, which is the capital of France. इसे 4 नवंबर 1946 में स्टेबलाइज किया गया और 193 जो देश है बेटे जिसके सदस्य हैं, और 11 देश के जो सदस्य हैं वो इसे बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट बिलोंग करते कह सकते हैं कि जो कमेटी है, जो समिट है यूनेस्को की, उसमें 11 जो देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली समिति में है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स में बेटा जी प्रत्येक कंट्री में जो सोसाइटीज हैं उनके बीच जो गैप है, जो वाइड गैप है, उस गैप को डिक्रीज करना, कम करना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो चैलेंजेस हैं, जो वर्ल्ड जिन चैलेंज से फेस होता है, जो एजुकेशन, कल्चर और साइंटिफिक प्रोग्राम है, इन सभी के माध्यम से जो हम प्रॉब्लम से फेस होते हैं, सभी मिलकर के इनका सामना करें तथा इन चीज़ों को समझे। दूसरा इसका मोटिव है कि शिक्षा प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाई जाए। तीसरा इसका पॉइंट है कि जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जो कल्चरल एजुकेशन है, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक तक उनकी पहुंच बनाई जाए। एंड द कम्युनिकेशन, प्रत्येक देश के बीच कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना भी इसका एक उद्देश्य है। यूनेस्को के जो ऑब्जेक्टिव्स है और कार्यों से भी बिलोंग करते हैं, कार्य भी हम बेटे जिन के साथ जोड़ लेंगे। जैसे कि इसमें एक थर्ड पॉइंट है कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है, उसे सुरक्षित करना था। यूनेस्को इन सब चीज़ों को सिक्योर करने में हेल्प करता है। इसके साथ ह्यूमन राइट्स की बात भी यूनेस्को के द्वारा की जाती है। प्रत्येक देश के नागरिकों के जो राइट्स है वे सिक्योर रहे, किसी भी तरह का प्रेशर किसी भी सिविलियन पर ना हो, ये सभी चीज़ें यूनेस्को के अंतर्गत आती हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन का, तो इट इज प्रोवाइड द असिस्टेंस एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। असिस्टेंस इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है उन सबको क्या करते हैं बेटे, असिस्ट करता है, जोड़ता है। उसके साथ सेकंड पॉइंट, यूनेस्को प्रोवाइड ए लार्ज फंड टू द डेवलपिंग कंट्री फॉर रिसर्च। जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए यूनेस्को बहुत बड़े फंड की जो है मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होती है कंट्री की,
उनकी पूर्ति करता है। आफ्टर इट द सेकंड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएनओ इज यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ है, ये स्टेबलाइज किया गया बेटा जी, जो यूएनओ का फर्स्ट सेशन हुआ था 1946 में, उस समय से स्टेबलाइज किया गया। और इसकी जो आवश्यकता जो फील की गई वो इस बेस पे की गई कि उस समय यूरोप के जो कंट्री थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हुए थे, वहाँ पे बच्चों की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। तो उन बच्चों की हेल्प के लिए यूएनओ के द्वारा इसे स्टेबलाइज किया गया। यूनिसेफ को स्टेबलाइज कराने में बेटा जी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है। वे पोलैंड के एक डॉक्टर थे, उनका नाम लुडविक राशमन था। आई रिपीट, उनका नाम था बेटा जी लुडविक राशमन। ये पोलैंड के डॉक्टर थे और यूनिसेफ को स्टेबलाइज करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं। जो मुख्य कार्य होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, किसी भी देश के जो कंट्री के बच्चे हैं, किसी भी देश के जो बच्चे हैं उनमें वहां तक सहायता पहुंचाना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। यूनिसेफ की जो कमिटी है इसमें बेटा जी 36 मेंबर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा इसके 200 मोर देन 200 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। सभी सदस्य जो यूनिसेफ के जो डेवलपिंग कंट्री में बेटा जी अपॉइंट किए गए हैं, सभी सफलतापूर्वक जो उद्देश्य उन्हें दिए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति में अपना कार्य, अपना योगदान दे रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ, जो यूनिसेफ के ऑब्जेक्टिव्स है वे क्या है? टू लुक आफ्टर चिल्ड्रंस वेलफेयर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है, दूसरी दुनिया के जो देश है, ज़्यादातर उन पर फोकस करना है, उनकी शिक्षा पर फोकस करना है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में अगर ऐसी कोई इंटरनेशनल या नेशनल डिजास्टर होती है, उनमें बच्चों के जो अधिकार है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, उन सभी से लड़ना, उन सभी के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, वो यूनिसेफ का कार्य है। इनके जो बच्चों की हेल्थ है, उनके जो पोषण है, उन सभी के बारे में प्रत्येक देश की जो संस्थाएं हैं जो कार्य करती है बच्चों के लिए, उन्हें जागरूक करना और जो यूएनओ के और यूनिसेफ के इंस्ट्रक्शन है उन्हें प्रत्येक देश तक पहुंचाना, ये यूनिसेफ का कार्य है। It also help and encourage work that promote children health and better their life in all country. नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के फंक्शन क्या है? यूनिसेफ प्रोवाइड्स सर्विस इन प्राइमरी हेल्थ केयर, वुमेन एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड बेसिक एजुकेशन एंड सैनिटेशन। इसका जो काम है, इसके जो फंक्शन में पहला फंक्शन है कि महिलाओं की जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस पर ध्यान देना। बच्चों की जो प्राइमरी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर ध्यान देना। इसके फंक्शन का पहला पॉइंट है। दिस इज जो कार्यकर्ता है, जो अध्यापक है, जो टीचर्स इसमें काम करते हैं, उन सभी के ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा के लिए ये फंड प्रोवाइड कराता है। यूनिसेफ के अंतर्गत बहुत सारी जो मतलब डिसीज है उनसे संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, इससे संबंधित है। मलेरिया है, इससे संबंधित है। और जो बच्चों में जैसे पोलियो वगैरह हो जाता है, मतलब कि इससे संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और बेटा जी इस कार्य के लिए यूनिसेफ ने नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज 1965 में और भारत में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 1989, 1989, जैसा कि आपको बेटा जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी हमारा WHO। व्हाट इज WHO? WHO इज फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम है इसका, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे स्टेबलाइज कब किया गया? बेटा जी WHO को स्टेबलाइज किया गया 7 अप्रैल 1948 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और 193 जो देश है, जो यूएनओ के सदस्य हैं, सभी सदस्यों में, मतलब कि सभी देशों में इसकी पहुंच है, मतलब सभी देशों तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना इसका कार्य है जो हेल्थ से संबंधित है। आई रिपीट, WHO established in 7 April 1948
and the 193 members of the country. I repeat, WHO established in 7th April 1948 and the 193 country is the member of WHO. The headquarter of WHO is in Geneva, is the city of Switzerland. There is the objective of WHO. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा जी अगर हम फंक्शन की बात करें WHO के, जो WHO के फंक्शन है वो क्या है, उसमें बेटा जी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें सबके लिए लागू करना और एक प्राधिकरण, एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में कार्य करना। इसका जो सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक कंट्री में जो एनजीओज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या अदर जो पीपल हैं जो मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ संबंध स्थापित करना तथा अपने जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं उनके साथ शेयर करना, डिबेट्स करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कैसे जूझा जाए, आने वाली समस्याओं से कैसे मतलब कि बोलते हैं ना कि भाई जो समस्याएं आने वाली है उनका सामना कैसे किया जाए तथा जो पास्ट टाइम में प्रॉब्लम्स थी उनका निस्तारण कैसे किया जाए। तो इन सभी चीज़ों को सीखते हुए सिखाते हुए WHO प्रत्येक कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी को एक साथ लेकर के चलता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारें जो होती है, जो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उनके अनुरोध पर सहायता उपलब्ध कराना और किसी भी देश के जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को मजबूत करना और पीड़ित कंट्री यानी कि जो अफेक्टेड कंट्री है उसके लिए फंड देना, वो भी WHO के काम है। वे सभी संस्थाएं जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है, वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर से जुड़ी हुई है, उन सभी संगठनों को, उन सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना इसका मुख्य उद्देश्य है। WHO UNO के एक मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO क्या है बेटा जी? ILO को स्टेबलाइज किया गया था 1919 में, 1919 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। बेटा जी इसका जो मोटिव्स है, जो उद्देश्य है कि मजदूर संघ से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जिसमें वहाँ पे किसी भी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब कि जो श्रमिक सेवाओं से जुड़ा व्यक्ति है, जो मेहनत मजदूरी वाला व्यक्ति है, या वो संस्थाएं जो काम करने से जुड़ी हुई है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आई रिपीट, जो ILO का मुख्य उद्देश्य है, सभी मानकों पर जितने भी मेजरमेंट है, जो कार्य करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी देना इसका मुख्य कार्य है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करता है, इसके 4-5 पॉइंट है, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, सामाजिक और श्रम मुद्दों पर प्रकाशन करना, लोगों को जागरूक करना, यानी कि जो सोशल और वर्कर एक्टिविटी है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा उसकी जानकारी प्रत्येक समुदाय तक पहुंचाना है। सेकंड पॉइंट है सोशल और वर्किंग एक्टिविटी है, इनमें समन्वय स्थापित करना, इक्वालिटी स्थापित करना और इनसे संबंधित जुड़े सभी कार्यक्रमों को जो भी अदर वर्किंग एक्टिविटी है उन सभी को प्रमोट करना और कार्य के लिए नई नीति का निर्माण करना। थर्ड पॉइंट है कन्वेंशन और सिफारिशों के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के जो मानक है उन्हें अपनाना, सामाजिक और श्रम समस्याओं से जुड़े जितने भी मसले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सोल्व करना, उनका सोल्यूशन निकालना इसका मुख्य कार्य है। तो आप कह सकते हैं ILO UNO की एक मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है, तो समाज में प्रत्येक देश में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की, शिक्षा की, सुरक्षा की बात करता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन का ऑन द वर्किंग बेस, उसे बेटे जी उस जो गैप है उसे कम करता है। और उसके साथ साथ जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है,
हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में महिलाएं और पुरुष समान रूप से कार्य करते हैं, परंतु उनका जो आप कह सकते हैं सैलरी या तनख्वाह या मजदूरी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो मतलब कि इसका आईएलओ क्या करता है बेटा जी, इसके अगेंस्ट अपने विचारधारा प्रस्तुत करता है। कह सकते हैं कि जो पुरुष है, महिलाएं हैं, उन सभी को समान वेतन दिया जाए, एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है बेटा जी डब्ल्यूबी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। बेटा जी वर्ल्ड बैंक को स्टेबलाइज किया गया था 1944-45 के पीरियड में, और जो इसका काम था, चूंकि जब हम 1945 की बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार हमारे सामने आता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो समस्याएं थी उसके द्वारा चीजें तहस नहस हो चुकी थी, तो वर्ल्ड बैंक उन सभी को रीअसेंबल करने में हेल्पफुल साबित हुआ। इसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक बेटा जी ग्रामीण शिक्षा, कृषि, सुशासन, आधारभूत ढांचा, इन सभी के लिए कार्य करता है। इस संगठन का जो बेस है बेटा जी वो त्रिपक्षीय आधारभूत संरचना के साथ स्टेबलाइज किया गया था, 3 पॉइंट्स के साथ स्टेबलाइज किया गया था। ये 3 पॉइंट्स क्या है? इसकी जो आइडियोलॉजी थी, डब्ल्यू बैंक की जो आइडियोलॉजी थी, उसमें कहा गया है कि जो डिबेट्स होंगी, जो वार्ताएं होंगी, वो संबंधित राष्ट्र, उनकी सरकारें और उनके रिप्रेजेंटेटिव तथा जो व्यापारिक संगठन है, इनके बीच, इन सभी की वार्ताओं के साथ डब्ल्यूबी अपना कार्य करेगा। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कार्य, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया, वर्ल्ड बैंक का कार्य किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, जो अनडेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस मोटिव के साथ डब्ल्यूबी को स्टेबलाइज किया गया। 1946 में यूएनओ की एक मुख्य शाखा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला नाम था बेटा जी गैट, GETT। जो गैट है, GETT, गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उसके उत्तराधिकारी के रूप में डब्ल्यूटीओ को स्टेबलाइज किया गया था 1995 में। इसके सदस्य देशों की संख्या 165 है, और कुछ जो पॉलिटिशियंस है, जो कुछ मतलब कि बड़े इस तरह के व्यक्ति हैं जो चीजों को देखते हैं, कुछ राजनीतिज्ञों की विचारधारा के अनुसार जो डेवलप कंट्री है, जैसे चाइना है और आपका यूएसए है, जो डेवलप कंट्री है, उन्होंने स्वयं के फायदे के लिए डब्ल्यूटीओ को बेटा जी स्टेबलाइज किया। क्योंकि इसके कुछ निगेटिव फैक्ट्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी है। डब्ल्यूटीओ हेल्पफुल है बेटे जिस चीज में कि डेवलप कंट्री के द्वारा अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लोटेशन, शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ दुनिया में एक संतुलन बनाए रखना व्यापार को लेकर के, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का जो बेस होता है वो ट्रेड होता है। तो इसमें कोई ऐसी गतिविधि, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि आने वाले समय में या भविष्य में किसी भी देश का आपस में टकराव हो। इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो समय समय पर डब्ल्यूटीओ के द्वारा लागू की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्योंकि बेटा जी ये एक सरकारी संगठन नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यह मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाता है तथा उनसे मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट्स उनका प्रकाशन करता है। जो एनिमेस्टी रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि उसके द्वारा की गई रिपोर्ट सरकारों के खिलाफ होती है। सरकारें मानती है कि रिपोर्ट्स उनकी जो शासन पद्धति है उसके अनुसार उनके खिलाफ लिखी गई है। क्योंकि एनिमेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है, ये बेटा जी केवल उन्हीं चीजों को नोट करता है, उन्हीं के मतलब कि उन्हीं चीजों को नोट करता रहता है जो सरकारों के खिलाफ लोगों के लिए की जाती है। इसका कार्य भी यही है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा करना और उसके लिए समय समय पर आवाज उठाना। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स इनके द्वारा स्थापित किए गए हैं जो दुनिया के सभी देशों पर लागू है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। बेटा जी इसे स्टेबलाइज किया गया 1957 में इस उद्देश्य के साथ कि बढ़ते जो परमाणु खतरे हैं उनसे कैसे निजात मिले, इन समस्याओं से कैसे दूरी बनाई जा सके। क्योंकि दुनिया के सभी संपन्न देश जो डेवलप कंट्री है उन सभी के पास एटॉमिक वेपन है, और एटॉमिक एनर्जी भविष्य की एनर्जी है
क्योंकि वर्तमान में इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो सबसे पहला परमाणु बम था बेटा जी, वो अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। उस अटैक के जो रिजल्ट थे, वो पूरी दुनिया देख चुकी थी। तो इन चीज़ों से मतलब कि इन चीज़ों से हमने सीखा और इसके लिए भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, जिससे एटॉमिक एनर्जी से कोई देश नेगेटिवली इफेक्ट हो। तो उसके लिए IAEA प्रोटोकॉल्स बनाता रहता है। इस संगठन के जो अधिकारी हैं, उनका काम है कि समय-समय पर जो एटॉमिक रिएक्टर है, जो संयंत्र है, उनकी जाँच करते रहना तथा संबंधित देशों से जो सेना की जानकारी है, जो परमाणु हथियार प्रयोग करते हैं, जो सेना की बटालियन में एटॉमिक वेपन है, उन सभी की जानकारी इस संगठन के अधिकारियों के द्वारा एकत्रित की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो IAEA ये ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक एक्टिविटी से होने वाली कोई भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि IAEA एटॉमिक एनर्जी से संबंधित सभी जानकारी अपने पास रखता है तथा समय-समय पर प्रोटोकॉल्स जारी करता है